और जो नंबर्स है उसमें हीरो मोटोकॉर्प, आयशर और अशोक लेलैंड, यानी अब हर्षिता के पास हम जाएंगे तो हम ऑटो के नतीजों का दिवस भी मना रहे हैं। हर्षिता, ये तीनों नंबर्स कैसे लगे आपको? वीरू, यहाँ पर भी परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं है और सभी कंपनी ने कहा है, एक तो रॉ मटेरियल प्राइसेस में जो इजाफा देखने को मिला और जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है उसका कंपनी के बिजनेसेस पर असर बनता दिखाई दे रहा है। हीरो मोटोकॉर्प के साथ शुरुआत करते हैं। चाहे आप टॉप लाइन देखें या फिर बॉटम लाइन, दोनों ही पैमानों पर कंपनी खरी नहीं उतरी है। मार्जिन में हमने देखा है गिरावट दर्ज हुई है, 4 क्वार्टर लो पर दरअसल मार्जिन आया है और पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करें मार्जिन तो ये सिंगल डिजिट्स में आ गया, 9.4% के आसपास। रेवेन्यू हालांकि आपको सालाना आधार पर करीब 85% बढ़ता हुआ दिखाई जरूर देगा, 5,487 करोड़ का आंकड़ा। हालांकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 5,800 करोड़ के आंकड़े को, वो एक मिस है। एबिटा लेवल पर 515 करोड़ कंपनी ने डिलीवर किया है, 573 करोड़ प्लस का अनुमान था। अगर आप प्रॉफिट के आंकड़े को देखें तो 365 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है, जहां पर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 400 करोड़ प्लस तक का प्रॉफिट आएगा, तो मिस है। अब आप देखिए कंपनी क्या कह रही है। कंपनी कह रही है कि Q1 का आधा हिस्सा दरअसल ये लॉकडाउन जो लोकल बेसिस पर हुए थे अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में, उसका असर बनता दिखाई दिया है और उससे इनफैक्ट लॉजिस्टिक्स पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। तो इतनी कंपनी जितना प्रोडक्शन कर रही थी उतनी गाड़ियां वो बेच नहीं पाई हैं या फिर डिलीवर नहीं कर पाई अपने सेंटर्स को। इससे कंज्यूमर सेंटिमेंट पर भी कुछ डैम्पनेस जो देखने को मिली, लॉकडाउन का असर वो नंबर्स में साफ रिफ्लेक्ट हो रहा है। मार्जिन जैसे मैं आपको बता रही हूँ 4 क्वार्टर के लो पर है। आयशर मोटर्स के नंबर देखेंगे तो कोर नंबर्स आपको ठीक दिखाई देंगे, लेकिन इंटरनल्स वही दिशा की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर की क्राइसिस का इम्पैक्ट आगे जारी रहेगा। रेवेन्यू 141% बढ़ा है, यह आया है 1900 करीब 75 करोड़ के आसपास। एक्सपेक्टेशन था 1850 करोड़ का, वहां पर मिस है। प्रॉफिट देखिए 237 करोड़ पर वर्सेस अ लॉस, तो ये बेहतर जरूर है। इबिटा में करीब मार्जिन में 18.4% का आंकड़ा देखने को मिला है, एस्टिमेट 17% के मार्जिन का था, तो ये बेहतर आंकड़ा। अब आप देखिए रॉयल एनफील्ड की सेल्स में अच्छी खासी वृद्धि, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में सालाना आधार पर 400% तक की इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। ये एक फैक्टर कंपनी के फेवर में गया है। लेकिन कंपनी क्या कह रही है? कंपनी कह रही है कि बुकिंग्स जून ऑनवर्ड्स बेहतर होने लगी हैं। सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज है उसका कंसर्न जारी रहेगा। इससे इनफैक्ट प्रोडक्शन ऑनगोइंग क्वार्टर यानी कि Q2 पर भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है और शायद बाकी पूरे साल में रहेगा। सीवी बिजनेस के लिए अभी भी कारोबार और माहौल जो है वो चैलेंजिंग है। दूसरी तरफ कंपनी ने ये भी कहा है कि दरअसल इनके लॉन्चेस पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा इस रॉ मटेरियल क्रंच के चलते, तो वो कुछ अपने लॉन्चेस को डिले करने वाले हैं। एक और बड़ी कॉर्पोरेट डेवलपमेंट, विनोद दसारी साहब जो अशोक लेलैंड को छोड़कर इनके रॉयल एनफील्ड के बिजनेस को लीड कर रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आज से वो कंपनी के सीईओ और बोर्ड के ईडी के पद पर नहीं रहेंगे। अपने दूसरे पैशंस को परसू करने के लिए विनोद दसारी ने दरअसल ये डिसीजन लिया, तो वो भी शायद भारी पड़ सकता है या फिर उसका एक ओवरहैंग रह सकता है स्टॉक पर। अशोक लेलैंड का परफॉर्मेंस देखिए तो यहाँ पर लॉस आया है 282 करोड़ का। लॉस घटा जरूर है लेकिन लॉस बरकरार है। रेवेन्यू 353% जरूर बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 2951 करोड़ का रेवेन्यू। इबिटा लॉस 140 करोड़ का। कंपनी कह रही है कि यहाँ पर इनके ईसीयू बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ा है सेमीकंडक्टर की क्राइसिस के चलते। रॉ मटेरियल कॉस्ट का इम्पैक्ट डेफिनेटली है, स्पेशली स्टील जैसे बढ़ रहा है, वो इस कंपनी के बिजनेस पर भी भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, अशोक लेलैंड और साथ ही साथ आयशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प। एक काम करते हैं, पहले यतिन के पास एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को डिस्कस कर लेते हैं आयशर मोटर्स को लेकर। यतिन, ये जो सेमीकंडक्टर का भूत है ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री पर आप देखें इस पर प्रभाव डाल रहा है। हालांकि कोर नंबर्स पे जो रिएक्शन है, कमेंट्रीज पे जो रिएक्शन है और दसारी साहब की जो विदाई है उसको कैसे रीड किया है और क्या टारगेट्स दे रहे हैं आयशर मोटर्स पर? एक सुर में कह रहा है कि जो विनोद दसारी का रेजिग्नेशन है वो सडन है और कहीं ना कहीं ये स्टॉक पे एक ओवरहैंग बन जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये जो रेजिग्नेशन है उस पे ज्यादा वेटेज रिजल्ट से ब्रोकरेजेस डाल रहे हैं। जहां तक कि रिजल्ट्स का सवाल है, एवरेज सेलिंग प्राइस यानी एएसपी काफी अच्छी बढ़ के आई है तिमाही दर तिमाही। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कंट्रोल और जो सेलिंग प्राइस में वृद्धि देखी है उससे कंपनी की मार्जिन को सपोर्ट मिला है।
यूबीएस का न्यूट्रल व्यू है स्टॉक पे, लक्ष्य है 2800 रुपए। इनका कहना ये है कि जो प्राइस हाइक्स कंपनी ने रिसेंटली किए हैं उससे कहीं ना कहीं मार्जिन इनके अच्छे से आगे चलने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेंगे। बर्नस्टीन ने लगभग 3000 के टारगेट के साथ फिर से न्यूट्रल रेटिंग ही रखी है। और जहां तक कि मॉर्गन स्टैनली का सवाल है, लगभग 3150 का टारगेट है। मॉर्गन स्टैनली का भी क्लियर मानना ये है कि जो प्रोडक्शन और सीईओ के जाने से लिमिटेड विजिबिलिटी हो जाती है, उससे कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स डिसअपॉइंटेड रहेंगे और चिंतित रहेंगे। और एक्सपोर्ट मार्केट्स और नए मॉडल लॉन्चेस पे आगे चलते हुए आपको डिमांड अच्छी होती हुई दिखाई देगी, और इसीलिए मॉर्गन स्टैनली का टारगेट दूसरे ब्रोकरेजेस के मुकाबले काफी ऊपर दिखा जा रहा है। ये ऐसा करते हैं, आयशर मोटर पर एक व्यू ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी एक बढ़िया लॉन्ग कॉल ट्रैक कर रहे थे, कम से कम अगस्त के पहले हफ्ते में एक्सपायरी में। जोड़ते हैं मानस जायसवाल साहब को। मानस जी, टिप्पणी आयशर मोटर्स पर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि आयशर मोटर्स पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 2750 से लेकर 2800 के रेंज में आ गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं, कल इसने वो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस ब्रेक कर दिए। अब उम्मीद करिए कि गिरावट बढ़ेगी और 200 दिनों का मूविंग एवरेज टेस्ट होगा जो कि 2520-2525 के आसपास है। तो वहां तक की गिरावट, आपको 100 रुपए की गिरावट करंट लेवल से देखने को मिल सकती है। इसलिए मेरे हिसाब से अगर आपको खरीदारी करनी है तो इंतजार करिए और गिरावट का। और अगर आपके पास पोजीशन है तो स्टॉप लॉस, स्टिक स्टॉप लॉस 2595 के नीचे रखिए। अगर उसके नीचे फिसले तो अपनी पोजीशन से निकल जाए। ये आज तो ऐसा लगता है कि 200 डीएमए आपको टेस्ट होता हुआ दिखेगा आयशर मोटर्स में। और आप समझिए कि हम सन 2021 की जो हाई ट्रैक कर रहे हैं वो है लगभग 3100 रुपये, और अब 2600 के आसपास आपको ये ट्रैक करता हुआ दिख रहा है। कल आप देख ही सकते हैं कि वॉल्यूम ज़बरदस्त थी।